जो भी ऑनलाइन आ चुके हैं, एक बार मुझे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो मेरा साउंड है वो क्लियर है क्या, एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। जब आप ऑनलाइन में लाइव जाते हो तो 1 मिनट के लिए आपके पास ऑप्शन आया होगा जिसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम हुई होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दे जो भी हो। तो बात करते हैं अपन ऑपरेटर्स की। देखो, तो सबसे पहले तो वैसे तो ऑपरेटर आप सबने पढ़ा है, यदि आपने थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वांटम स्टैटिक्स वाली यूनिट थी उसमें आपने क्वांटम पढ़ा होगा, उसी क्वांटम के में बेस पे आपकी क्वांटम स्टैटिक्स की यूनिट थी तो उसमें ऑपरेटर बताया होगा। और मेरे यदि किसी ने नोट्स पढ़े हैं तो ऑलमोस्ट मैंने जो यहाँ पे कुछ टर्म बताऊंगा वो टर्म वहां भी आपके आई होगी। अब अपन बात करते हैं कि ऑपरेटर्स का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। देखो, ऑपरेटर्स सभी जानते हैं क्या होता है, एक तरह से ऐसा संकारक होता है। क्या होता है? एक संकारक, इंग्लिश में अपन बोलते हैं ऑपरेटर, यानी एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्या होता है? एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स होता है। मान लिया मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे कोई पार्टिकल पड़ा था। क्या था? यहाँ पे कोई पार्टिकल था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वो यहाँ पे था। अब मैं इस पार्टिकल को क्या लगाता हूँ, उसमें कुछ फोर्स लगाता हूँ, यानी मैं इस पार्टिकल को क्या दे देता हूँ, कोई धक्का दे देता हूँ। जब मैं पार्टिकल को इसमें फोर्स अप्लाई करता हूँ, अब ये फोर्स कौन सा कहलाएगा अपना? एफ एक्सटर्नल कहलाएगा, यानी मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो कोई भी बाय फोर्स है वो इस ए पर अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या करता है, अपन जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, उसकी अवस्था में चेंज करेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसकी स्थिति चेंज हो सकती है। यानी वो हो सकता है कि यदि मैंने इस पर फोर्स लगाया, धक्का लगाया, अब हो सकता है धक्का इस डायरेक्शन में लगाया, इसमें लगाया या ऐसे लगाया, वो पता नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में लगाया है। तो मान लेता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया कुछ v इज इक्वल टू 5 सेकेंड बाद। क्या आ गया? v इज इक्वल टू 5 सेकेंड बाद। तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि आपका जो ए पार्टिकल था वो यदि बी पर आ गया, टाइम का डिफरेंस कितना रहा इसमें? 3 सेकेंड। तो अपना जो एफ एक्सटर्नल है वो क्या अपना एक तरह से संकारक है। यानी मैंने उसमें क्या किया, एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिससे उसकी जो स्थिति थी उस पार्टिकल की वो क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गई? चेंज हो गई। तो एक बार ऑपरेटर का आप इजीली मीनिंग समझना कि मैं ऑपरेटर्स को कैसे डिस्क्राइब करता हूँ। एक फिजिकल मीनिंग, इसका जो फिजिकल मीनिंग भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो आपका नॉलेज भी होना चाहिए कि संकारक क्या होता है। ओनली मैथमेटिकल टर्म्स से अपना मतलब नहीं होता। तो अपन ने देख लिया कि कोई भी एफ एक्सटर्नल था वो क्या है अपना, एक यहाँ पे संकारिक की तरह बिहेव करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एफ एक्सटर्नल है वो क्या यहाँ पे एक संकारक है। क्लियर? ये क्या आपका एक संकारक है। तो इस तरीके से ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिसमें आपने परिवर्तन देखते हैं। यदि मैं भौतिक निकाय की बात करता हूँ या किसी सिस्टम की बात करता हूँ तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं दो तरह के नियम की बात करता हूँ। एक तो आता है आपके पास भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, एक आता है आपके पास रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो ये दो तरह के चेंज आते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हो
तो कुछ टर्म ऐसी आएगी जिसमें भौतिक परिवर्तन होगा। और भौतिक परिवर्तन का मीनिंग क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन का मीनिंग क्या होता है। जैसे मेरे पास कोई एक स्टेट है, देखो भौतिक परिवर्तन का मीनिंग क्या होता है उसको देखते हैं अपन, कि जैसे मेरे पास कोई एक स्टेट है एक्स वाई जेड, मान लिया कि मेरे पास कोई ये स्टेट है। अब ये स्टेट पे मैं क्या करता हूँ, कोई संकारक अप्लाई करता हूँ, यानी इस पे कुछ ना कुछ मैं क्रिया करता हूँ। क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ क्रिया करता हूँ। इस क्रिया के बाद मुझे क्या मिलता है, साई एक्स वाई जेड ही मिलता है। क्या मिलता है, साई एक्स वाई जेड ही मिलता है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इस पे कुछ संकारक अप्लाई किया। संकारक अप्लाई करने के बाद भी इसकी जो स्थिति थी वो सेम टू सेम रही। अपने पास यहाँ भी साई एक्स वाई जेड था और यहाँ भी क्या रहा, साई एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या था, साई एक्स वाई जेड था, यहाँ पे मैं कन्वर्ट होकर ये क्या हो गया आपके पास, एक्स वाई जेड फाई में हो गया। किस में हो गया, फाई में हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो परिवर्तन था ये तो क्या था आपके पास, भौतिक परिवर्तन था। और ये जो परिवर्तन था वो क्या था आपके पास, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं अपन, रासायनिक परिवर्तन से अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन कोई भी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। अब मैंने कुछ ऐसा फोर्स लगाया कि वो साई से साई में कन्वर्ट हुआ, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। यदि मैं साई को कोई ऐसा फोर्स लगाता हूँ, ऐसी कोई संक्रिया करवाता हूँ जिससे साई फाई में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या होता है आपके पास, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर, तो बताओ ये पॉइंट क्लियर है आपको। एक तो यहाँ पे अपन को देखना भौतिक परिवर्तन, एक देखना अपन को रासायनिक परिवर्तन। इसके बेस पे संकारक कैसे डिफाइन होता है अब वो अपन बात करते हैं। थ्योरी भी मैं अभी आपको नोट्स में लिखवाऊंगा, तो एक बार तो मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उस चीज को समझना, उसके बाद अपन थ्योरी भी लिखेंगे। तो ये अपना क्या हुआ कि एक तरह से शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था कि संकारक कैसे कह सकते हैं कि कोई या तो एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है, या उसके कुछ न कुछ परिवर्तन होता है उस स्थिति में। तो वो क्या कहलाता है, अपना जो एफ एक्सटर्नल है वो अपना क्या होता है, एक संकारक होता है। क्या होता है, संकारक होता है। अब जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हो, एक क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हो, तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हो तो उसमें तो आप संकारक क्या काम में लेते हो, संवेग हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, कार्य हो गया, ये सब क्या एक तरह से संकारक है। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते हो कि इसमें जो पार्टिकल आते हैं कौन से आते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल आते हैं। सूक्ष्म निकाय के लिए बात करता है क्वांटम निकाय के लिए। तो क्वांटम में जो भी पार्टिकल आएंगे, जो उसके लिए जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एक तरह से संवेग आ जाएगा, एफ आएगा। बट इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, यानी इसमें भी संकारक तो आएंगे ही आपके पास। ये सब क्या है आपके पास, ये सब संकारक है आपके पास। पी एक्स हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सब क्या आपके संकारक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्वांटम यांत्रिकी में भी कुछ तरह संकारक आएंगे तो उसको भी अपन स्टडी करेंगे। तो अब मैं देखता हूं कि आपको लेके चलता हूं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन जो दैनिक लाइफ में जो आपने पढ़े हुए एग्जाम्पल है, कुछ कुछ एग्जाम्पल अपन जो देखेंगे जिसमें कैसे चेंज होता है और कौन सा संकारक होगा, कौन सा भौतिक परिवर्तन करेगा और कौन सा रासायनिक परिवर्तन करेगा, उसकी बात करते हैं। तो आप टॉपिक लगा लीजिए, संकारक ऑपरेटर्स। तो अपन एक एक टर्म की बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन, टॉपिक है अपना ऑपरेटर। अब देखो ये जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ आपके लिए कहाँ कहाँ हेल्पफुल होने वाला है और कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हो, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो उसमें जो ऑपरेटर है, यदि आपको ऑपरेटर का कंसेप्ट नहीं पता तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को आप भूल जाना कि क्वांटम मैकेनिक्स कभी भी आपको समझ में आएगी। जब आपने ऑपरेटर अच्छे से पढ़ा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स को 100% में समझ सकता हूँ। इसीलिए मैंने बोला था कि जो आज की क्लास है ऑपरेटर की वो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी। ऑपरेटर से रिलेटेड अपन 3 या 4 क्लास में ऑपरेटर को पूरा करेंगे। तो ऑपरेटर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स यानी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज होगा। उसके बाद जो यदि कोई स्टूडेंट एमएससी करता है फिजिक्स में, तो जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स आएगी प्रीवियस की, एमएससी प्रीवियस की, उसमें भी ऑपरेटर का कंसेप्ट आएगा, उसमें थोड़ा और डीपली आएगा। यदि आप एमएससी फाइनल में जाओगे, वहां एडवांस क्वांटम आएगी, तो वहां भी आपका ऑपरेटर का कंसेप्ट आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑपरेटर का जो कंसेप्ट है वो आपका हर जगह यूजफुल है। और हर ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, वो चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जिसमें कॉलेज लेवल की फिजिक्स आती है और कॉलेज लेवल फिजिक्स का कोई एग्जाम है, तो उसमें 100% आपका ऑपरेटर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लिखा के ले। ठीक है, तो करें स्टार्ट, बताओ कॉपी पेन सबके पास तैयार है।
तो अपन बात करते हैं कि ऑपरेटर, सबसे पहले अब मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे देके बताता हूँ कि ऑपरेटर्स में आप कैसे समझ सकते हो, क्या इसके एग्जांपल रहते हैं। फर्स्ट यदि मैं बात करता हूँ, कोई भी प्रकाश की लाइट है आपके पास। फर्स्ट एग्जांपल में किसकी बात करता हूँ, कोई प्रकाश लाइट है, यानी कोई लाइट रे है। क्या है आपके पास, प्रकाश किरण है या लाइट रे है। इसको यदि मैं, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि यदि मैं किसी भी प्रकाश किरण को पोलेराइड से गुजारता हूं, क्या गुजारता हूं, पोलेराइड से गुजारता हूं। अब आप कहोगे कि ये पोलेराइड क्या है, तो यदि आपने फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स की बुक पढ़ी है, चाहे मैंने पढ़ाई हो या किसी और ने, तो ये क्या होगा अपने पास, यदि कोई भी प्रकाश रे को यदि मैं किसी पोलेराइड से गुजारता हूं, यानी ये कुछ ऐसे होता है, पोलेराइड आपका कुछ इस टाइप से बना हुआ है, मान लो ये कुछ क्रिस्टल से इस टाइप से क्या होता है, बना होता है। अब मैं कह सकता हूँ कि कोई पोलेराइड है या प्रकाश की किरण है। अब इसका शेप जरूरी नहीं है कि यही शेप, कोई और भी हो सकता है। कोई लाइट की रे आ रही है, वो क्या करेगा, जब इसके अंदर से गुजरेगी, जो भी प्रकाश की लाइट इसके अंदर से गुजरेगी, इसका मतलब जो प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्रुवण होगा। क्या होगा, ध्रुवण। तो सभी आप जानते हो कि जब भी प्रकाश किरण को यदि मैं किसी पोलेराइड से गुजारता हूं, तो उसके अक्ष के अनुदिश प्रकाश किरण का क्या होता है, ध्रुवण होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जब भी प्रकाश किरण पोलराइड से गुजरेगी, तो इसमें क्या होगा, जो भी प्रकाश किरण है उसका अक्ष के अनुदिश ध्रुवण होगा। क्या होगा, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश ध्रुवण होगा। तब आप कहोगे कि ये ध्रुवण क्या है। यदि ये फर्स्ट ईयर की ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि ध्रुवण क्या है, तो आपके पास तीन टर्म थी, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, जिसमें आपके पास लाइट की कुछ प्रॉपर्टी रहती है, तो उसमें अपन ध्रुवण की बात करते हैं। जैसे आपने एक प्रैक्टिकल भी था चीनी की गोल वाला, जिसमें अपन ध्रुवण को ज्ञात करते हैं, तो उससे भी अपन कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट एग्जांपल लिया कि कोई भी लाइट रे है, उसको यदि मैं किसी पोलेराइड से गुजारता हूं, पोलेराइड के अंदर से कोई भी लाइट रे जाती है, कोई भी किरण जाती है, तो उसका क्या होगा, अक्ष के अनुदिश ध्रुवण होगा। क्या होगा, अक्ष के अनुदिश ध्रुवण होगा। जब अक्ष के अनुदिश ध्रुवण होगा, तो इससे क्या फाइंड होगा, अपना ध्रुवण फाइंड होगा। यानी ये क्या अपने पास, मैं कह सकता हूँ कि ध्रुवण को मापने का एक यंत्र, या ध्रुवण को ज्ञात करने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, एक पोलेराइड काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो भी आपका ध्रुवण था इसको निकालना है। यदि किसी भी ध्रुवण को निकालने के लिए, ध्रुवण को निकालने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, पोलेराइड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, पोलेराइड। अब पोलेराइड को आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, हिंदी तो है नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल तो आपका ये हो सकता है कि कोई भी लाइट रेज थी, उसको मैंने ध्रुवक या पोलेराइड के अंदर से निकाला, तो जो प्रकाश की लाइट आ रही थी वो क्या हो गई, ध्रुवित हो गई। अब ध्रुवित कैसे होगी, हो सकता है वो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग ध्रुवित हो सकता है एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग ध्रुवित हो, या फिर हो सकता है जिसे अपन एक्स वाई या उसमें कुछ एक्सिस या कुछ थीटा बनाए उसके अकॉर्डिंग ध्रुवित हो। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, उसके ध्रुवण कोण का मान भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से अपना जो प्रैक्टिकल था चीनी की गोल वाला, वो भी क्या बताता था, यही बताता था। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रकाश किरण को जब पोलेराइड के अंदर से गुजारती है, तो उसके अक्ष के अनुदिश प्रकाश की लाइट किरण का क्या होता है, ध्रुवण होता है। और ध्रुवण से हम क्या निकाल सकते हैं, या ध्रुवण निकालने के लिए जो अपन उपकरण काम में लेते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका पोलेराइड कहलाता है। अब सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि इसमें चेंज क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ या रासायनिक परिवर्तन हुआ, मुझे पहले तो ये बताइए। ये जो एग्जाम्पल है, इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ या रासायनिक परिवर्तन हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। रासायनिक, दीपक बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन है। और भी कोई कमेंट करके बताइए। दूसरे ग्रुप से भी कमेंट आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन है। 2-4 का कमेंट आया है। और कोई बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन है। फिजिकल, रोशन बोल रहा है फिजिकल है। तो देखते हो, पहले तो कोई फिजिकल बोल रहा है, कोई रासायनिक बोल रहा है, तो पहले तो ये क्लियर करो कि फिजिकल कौन सा होगा, रासायनिक कौन सा होगा। देखो, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि जब भी मैं किसी स्टेट में चेंज करता हूँ, तो स्टेट तो वो की वो रहती है, मतलब जिसके लिए अपन स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो वो काम अपना वो का वो कर रहा है, बट स्टेट क्या आ रही है अपन के पास, वो की वो आ रही है, तो वो तो कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। यदि वो स्टेट में चेंज कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना एक रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे तो अपन ने क्या किया कि जो भी प्रकाश किरण थी, क्या थी, प्रकाश किरण थी,
प्रकाश किरण को किसी पोलराइड के अंदर से गुजारा, किसी क्रिस्टल के अंदर से गुजारा, तो उसमें क्या हुआ, उसके अक्ष के अनुदिश प्रकाश लाइट का ध्रुवण हुआ, यानी अपन को लास्ट में मिलेगी क्या, लाइट ही तो मिलेगी। आपको जो लास्ट में मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से प्रकाश रे थी, यहाँ से ये कोई ध्रुवक था या कोई पोलराइड था, यहाँ से प्रकाश रे निकली, यहाँ पे इसका क्या हो गया, ध्रुवण हो गया, यानी पोलराइजेशन हो गया, और यहाँ से क्या मिली अपन को, प्रकाश लाइट ही मिली, और यहीं से अपन मेजर करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो कौन सा होगा, आपका भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो भी अपनी प्रकाश ऊर्जा से संबंधित एक भौतिक राशि है वो क्या है, अपनी एक ध्रुवण है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भी प्रकाश ऊर्जा से संबंधित एक भौतिक राशि है वो क्या आपकी ध्रुवण है। तो प्रकाश ऊर्जा से संबंधित एक भौतिक राशि है वो क्या है, आपके ध्रुवण है। अब इस ध्रुवण को मापने के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, पोलराइड लेते हैं, और इसमें परिवर्तन कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कोई संकारक का कंसेप्ट है क्या, कोई ऑपरेटर है क्या यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस ये जो प्रोसेस है इसमें कई ऑपरेटर आपका काम में आ रहा है क्या। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कोई ऑपरेटर यहाँ पे काम में आ रहा है। रोशन ने मैसेज किया हाँ आ रहा है, तो जल्दी से बताइए कि यदि ऑपरेटर यहाँ पे है, ऑपरेटर काम में आ रहा है, तो फिर ऑपरेटर इसमें कौन सा है, कौन सी टर्म ऑपरेटर को डिफाइन करेगा, क्या प्रकाश किरण ऑपरेटर है, क्या पोलराइड ऑपरेटर है, क्या ध्रुवण हो रहा है वो ऑपरेटर है, या अपन जो ध्रुवण को लास्ट का रिजल्ट मिलेगा वो ऑपरेटर है। बताइए जल्दी से कि इसमें ऑपरेटर क्या है। लाइट, पोलराइड, सभी ऑपरेटर नहीं हो सकते, ऑपरेटर तो एक को डिफाइन करेगा। प्रकाश किरण तो क्या है, अपना एक तरह से ऑब्जेक्ट था, ये अपन ने क्या लिया, इसके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, अपन को ध्रुवण की वैल्यू बताएगा या कितना ध्रुवित हो रहा है प्रकाश वो बताएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ संकारक का काम करेगा वो कौन कर रहा है, एक तरह से पोलराइड कर रहा है। यदि आपके पास यहाँ पे पोलराइड नहीं होता तो मुझे ये बताओ क्या प्रकाश की लाइट का ध्रुवण होता, नहीं हो पाता। यदि यहाँ पे पोलराइड यहाँ से हटा दो आप, तो यदि ये पोलराइड था यहाँ पे, यदि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो प्रकाश की लाइट का कोई मतलब ही नहीं रहा। जो इनपुट है वही आपका क्या है, आउटपुट है, जो इनपुट है वही क्या आपका आउटपुट है। कोई प्रकाश की लाइट ध्रुवित नहीं हो रही, जब पोलराइड ही नहीं है तो ध्रुवण नहीं हो रहा, ध्रुवण नहीं होगा तो अपन ना ये सब करना व्यर्थ है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपना जो पोलराइड है वो क्या अपना एक तरह से संकारक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कौन डिफाइन कर रहा है पोलराइड को, संकारक, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, संकारक। क्लियर। तो एक एग्जाम्पल तो ये था आपके पास पोलराइड से रिलेटेड। अब यदि मैं एक दूसरे एग्जाम्पल की और बात करता हूँ, अब अपन डेली लाइफ के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक अपन ने फिजिक्स के एग्जाम्पल की बात की। देखो एग्जाम्पल कभी पूछे नहीं जाते, बट ये तो जो समझाना है और जो आपको समझना है, जो इसका फिजिकल मीनिंग है, उसमें आपको यदि आप हाई लेवल की स्टडी पे जाते हो तो उसमें ये सब आपको देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपके पास कि जो भी प्रकाश ऊर्जा थी ये हो गया। अब मुझे बताओ कि कोई अपने पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो 7वीं क्लास का है, ठीक है, एक कंडीशन इमेजिन कर रहा हूं कि ये कोई ए स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है आपका, उसका नाम है राम। राम नाम का एक स्टूडेंट है, उसको क्या करना है, संगीत सीखना है। क्या करना है, संगीत सीखना है। जब उसको संगीत सीखना है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ संगीत सीखना है भाई, सीख लो भाई। कैसे सीखोगे, हाँ सबसे पहले तो जब किसी भी विद्यार्थी को संगीत सीखना होगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट काम में लेगा, ऐसे डायरेक्ट बोल के तो जैसे अपन पाठ पढ़ जाए वैसे पढ़ के तो संगीत सीख नहीं पाएगा। तो संगीत सीखने के लिए उसे बहुत कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। और वर्कआउट में क्या क्या करेगा वो, वर्कआउट में ये करेगा कि वो बहुत सारे उपकरण काम में लेगा। क्या लेगा, बहुत सारे उपकरण काम में लेगा, बहुत सारे उपकरण काम में लेगा। और जब उपकरण काम में लेगा तो उसमें क्या होगा, बालक उसे सीखेगा। उपकरण काम में लेके वो हो सकता है कुछ कार्यक्रम भी संचालित करे, हो सकता है वो कुछ कार्यक्रम भी संचालित करे, और इस तरीके से वो क्या करेगा, संगीत सीख पाएगा। इस तरीके से क्या करेगा, वो संगीत सीखेगा। अब ये आपका एक एग्जाम्पल है कि कोई बालक था, कोई छोटा बालक था या कोई भी 7वीं क्लास का 5वीं क्लास का मान लिया, उसको संगीत सीखना था, जिसका नाम क्या था, राम। संगीत सीखना है यानी कोई सॉन्ग से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट है और उसको कोई भी म्यूजिक सीखना है। तो म्यूजिक सीखने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, या तो छोटे से कभी पियानो लाएगा, कभी हारमोनियम बजाएगा, कभी कुछ ऐसी मोबाइल में ऐसे कुछ गेम खेलेगा पियानो वाले, हारमोनियम वाले, यानी कुछ ना कुछ वो ऐसी एक्टिविटी करेगा यदि उसका संगीत में इंटरेस्ट है तो।
यदि वो संगीत में इंटरेस्ट रखता है तो ये सब एक्टिविटी करेगा। तो एक्टिविटी करने के बाद वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उपकरण काम में लेगा, कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट काम में लेगा जिससे वो बजा सके, सुन सके और अच्छी फीलिंग्स ले सके। उसके बाद वो कहता है कि कुछ उसने सीख लिया, तो उपकरण जो भी उपकरण लाए उसने उपकरण को काम में लेके कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया, थोड़ा बहुत सीख के अब उसका ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, और कुछ कार्यक्रम में भाग लेगा, बड़े बड़े कार्यक्रम में जाएगा, कुछ प्रतियोगिता में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम संचालित करेगा। इसके बाद वो क्या करेगा, पूर्ण रूप से एक तरह से संगीत सीख पाएगा। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, कोई विद्यार्थी था, संगीत सीखना था, संगीत सीखने के लिए उसने उपकरण काम में लिए और उपकरण में से कार्यक्रम संचालित किए और उसने संगीत सीखा। अब मुझे ये बताइए कि इसमें ऑपरेटर कौन सा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इसमें भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। जल्दी से मुझे ये बताइए कि इसमें भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। कोई किसी भी विद्यार्थी को संगीत सीखना था, उसने संगीत सीख लिया, किसके द्वारा, उपकरण के द्वारा। तो ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। फिजिकल या केमिकल। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यदि कोई स्टूडेंट था उसको संगीत सीखना था, संगीत तो उसने सीख लिया, क्या बालक के अंदर चेंज हुआ क्या, मतलब जो बालक था, जैसे मैं ही था, मैंने संगीत सीख लिया, मैंने उपकरण काम में लिए, कार्यक्रम संचालित कर लिए, इसका मतलब मुझे संगीत आ गया। मुझे फिजिक्स सीखनी थी, मैंने फिजिक्स सीख ली, क्या मुझे में भौतिक परिवर्तन हुआ या रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो भी कौन सा होगा आपका, ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें प्रोसेस कौन सा हुआ आपका, भौतिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ आपका, भौतिक परिवर्तन। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ भी था और जब विद्यार्थी सीख लिया, उसने संगीत सीख लिया, तो भी विद्यार्थी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन है, तो विद्यार्थी जिसको संगीत सीखना था वो ये। इसका मतलब इसके अंदर की कुछ इसके आंतरिक जो कैपेसिटी थी, बच्चे के अंदर की जो आंतरिक कैपेसिटी थी, जो उसका इंटरेस्ट था, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, संगीत सीखा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, संगीत सीखा। इसका मतलब ये क्या है, विद्यार्थी यहाँ भी था और विद्यार्थी यहाँ भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। जैसे इसमें क्या था, पोलेराइड के पहले भी लाइट रे थी, पोलेराइड के बाद भी क्या लाइट रे है। इसका मतलब क्या था, भौतिक परिवर्तन था। यहाँ भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि इसमें संकारक कौन सा होगा, ऑपरेटर कौन सा होगा। कमेंट करके बताओ कि इसमें ऑपरेटर कौन सा होगा, संकारक कौन सा होगा। जल्दी से कीजिए मैसेज। उसका गला, उपकरण। देखो गला, रोशन ने आंसर दिया गला, तो गला कभी भी ऑपरेटर नहीं हो सकता क्योंकि ये गला उपकरण नहीं है। और मैंने बताया कि जो संकारक होता है वो अपना एक एफ एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, एफ एक्सटर्नल होता है। तो ये अपना एक्सटर्नल में नहीं आता, ये अपना आंतरिक में आता है। तो इसमें जो उपकरण अपन ने काम में लिए, उपकरण में जो भी चीज उसने काम में ली, वो सब क्या इसके संकारक है। तो इसमें ये वाला जो प्रोसेस है ये आपका क्या, उसमें संकारक है। क्लियर, ये क्या था आपका, संकारक था। एक और स्टेट में काम में लेता हूं। अब कुछ इसमें अपनी जो क्लास में है गर्ल्स भी जुड़ी हुई है, तो एक एग्जांपल अपन गर्ल्स का भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपके पास क्या है, दूध है। क्या है आपके पास, दूध है। अब इस दूध में मैं क्या करता हूं, कुछ नींबू की बूंदे डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं, कुछ नींबू की बूंदे डाल देता हूं, नींबू की बूंद। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ दही डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ, दही डाल देता हूँ, या दही, एक चम्मच दही डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब दूध था अपने पास, मिल्क था, उसमें मैंने कोई नींबू रस की बूंदे डाल दी, या फिर मैंने क्या डाल दिया, दही डाल दिया। तो आपके पास जो बाद में बनेगा वो क्या बनेगा, दूध ही बनेगा या दही बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दूध में नींबू की बूंदे डालोगे तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा। बताओ जल्दी से कमेंट करके। अच्छा, फट जाएगा, बिल्कुल। और भी कुछ कमेंट करने वाले हैं तो जो भी लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो कमेंट तो सभी कर लिया करो। जो भी आपको पूछा जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, लाइव क्लास का यही फायदा है, बाकी तो रिकॉर्डिंग तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि नींबू की बूंदा डालोगे तो दूध फट जाएगा। अब वो फटा हुआ दूध भी आप कई प्रकार के काम में ले सकते हो। यानी यहाँ पे क्या हुआ,
जब दूध में नींबू की रस बूंदे डाली, इसका मतलब दूध क्या होगा, फट जाएगा, फट जाएगा, इसका मतलब ये इसकी स्थिति क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे दूध था तो क्या यहाँ पे दूध रहा, क्या नहीं रहा। यहाँ पे ये क्या रहा, दूध नहीं रहा, यहाँ पे ये कुछ और ही बनेगा। अब हो सकता है फटे हुए दूध को आप कैसे यूज में लेते हो वो आपके ऊपर है। यदि मैं दूध में दही डालता हूँ, दूध में क्या डालता हूँ, दही डालता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दही बना हुआ मिलेगा। क्लियर, क्या मिलेगा, दही बना हुआ मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपकी एक अवस्था थी, इससे क्या हुई, अवस्था इसकी चेंज हो गई। क्या हो गई, इसकी अवस्था चेंज हो गई। तो सबसे पहले आपका ये परिवर्तन है वो कौन सा है, भौतिक है या रासायनिक है। कमेंट करके बताइए कि ये जो परिवर्तन है वो भौतिक है या रासायनिक है। केमिस्ट्री नहीं है, देखो केमिस्ट्री नहीं होता, वो केमिकल होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं करते, फिजिकल और केमिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो कौन सा होगा आपके पास, रासायनिक परिवर्तन होगा या केमिकल चेंज होगा। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। तो ये कुछ कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ऑपरेटर कौन सा होगा, संकारक कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ संकारक कौन सा होगा। संकारक यहाँ पे होगा, बताओ जल्दी से। दूध को जब दही में बदल गया या दूध था वो अपना फट गया, उसमें अपन ने क्या डाला, कुछ एक्सटर्नल बाहर से कुछ डाला है, क्या डाला है, नींबू का रस और दही। तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो क्या किसको शो करेगा, ऑपरेटर को शो करेगा। यानी यहाँ पे ये जो टर्म है वो क्या है, अपना एक तरह से संकारक है। ये क्या है, अपना एक तरह से संकारक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप कहते हो कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में, यानी बहुत जन स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ये ऑपरेटर वगैरह है आप केवल मैथमेटिक्स से पढ़ लिए, आप डायरेक्ट डेरिवेशन पढ़ लेते हो, मैथमेटिक्स वाली टर्म पढ़ लेते हो, बट डेली लाइफ में आपका यूज है वो आपको नहीं पता होता। तो इसीलिए मैंने ये सब डिस्कस किया है कि जो भी आप चीज पढ़ने जा रहे हो, जो भी स्टार्ट करने जा रहे हो, उसको पहले आप डेली लाइफ से रिलेटेड करके जोड़ दो, उससे सीख लो और फिर यहाँ पे ये आप आगे बढ़ो। देखो आप भी मेरे से पढ़े हो तो आपको ध्यान होगा, एक प्रोसेस, एक चीज ये थी कि यदि मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, बट मैं इतना डिटेल में कॉलेज में नहीं बता सकता, क्योंकि वहां पे एक टाइम की लिमिट होती है, क्योंकि आपकी 40 to 45 मिनट की क्लास होती है ऑलमोस्ट, और सबका सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है फिक्स टाइम पे। अब यहाँ पे जो क्लास का टाइम है वो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो क्लास 2 घंटे के लूँ, हो सकता है 1.5 घंटे के लूँ, हो सकता है 1 घंटे के लूँ, बट मेरा टारगेट ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, आपके जो एग्जाम का स्कोरिंग है वो उस कंसेप्ट से अच्छा आना चाहिए, मेरा ये टारगेट है। इसलिए मैं यहाँ पे ये सब चीजें आपकी क्लियर कर रहा हूँ। बाकी कॉलेज में आपको ना कोई क्लियर करके बताएगा और ना मैं खुद भी कॉलेज में ये सब डिस्कशन करके नहीं बताता। यदि वहां ऑपरेटर पढ़ाता तो डायरेक्ट ऑपरेटर की टर्म लिखा था, ऑपरेटर की समीकरण लिखा था, ऑपरेटर क्या होता है और डायरेक्ट ऑपरेटर स्टार्ट करता। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ परिवर्तन है। तो आप इसमें 2-3 पॉइंट है, तो इसको कैसे डायरेक्ट लिखोगे या वैसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये ऑपरेटर से रिलेटेड क्या है। तो आप जो जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप ऐसे ही तीर बना के लिख लो, ठीक है, या फिर मैं पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ, पॉइंट वाइज लिख लो। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पहले आपके सामने लिखवा लेता हूँ। तो संकारक का कुछ फिजिकल मीनिंग है या कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल है, वो आप लिख लो। यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल में और बता देता हूँ यहाँ पे कि यदि कोई एक्सरे है, यदि कोई व्यक्ति की हड्डी वड्डी टूट गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो आप उसका हॉस्पिटल लेके जाते हो, तो वो क्या करता है, वहां पे एक्सरे निकालता है। क्या करता है, एक्सरे निकालता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का एक्सरे निकाला जाता है तो वो क्या है आपके पास, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, जल्दी से बताइए। कि जब भी कोई एक्सरे निकालता है, एक्सरे निकालने के लिए वो क्या करता है, एक्सरे मशीन का उपयोग करता है। तो वो एक्सरे मशीन में संकारक कौन है और कौन सा परिवर्तन है, दोनों आंसर मुझे बताइए। कि एक्सरे मशीन से एक्सरे निकालने के लिए किसी व्यक्ति का, उसमें संकारक कौन है और परिवर्तन कौन सा है। फिजिकल चेंज है, बिल्कुल। जो एक्सरे मशीन है वो क्या है, फिजिकल चेंज देता है, फिजिकल चेंज देता है, बट उसमें होता क्या, भौतिक परिवर्तन तो होगा, बट संकारक कौन सा होगा, उसमें ऑपरेटर कौन सा होगा, ऑपरेटर होगा क्या, जो एक्सरे की मशीन है वो क्या होगी, अपना एक ऑपरेटर होगा। जैसे मैं कोई भी गया, मुझे मेरा एक्सरे निकलवाना है, तो मैं क्या था, एक विद्यार्थी था या कोई इंसान था, जब मैंने एक्सरे मशीन निकाला, एक्सरे मशीन से मैंने एक्सरे निकलवा दिया, तो भी मेरे में कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। जो मेरी जो जांच करनी थी
मुझे जो जांच करनी थी, यानी मेरे अंदर जो भी भौतिक एक राशि थी जिसको मुझे फाइंड करना था, जैसे कोई हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो किसके द्वारा किया गया? एक्सरे के द्वारा। यानी उससे पता लगाया गया, यानी मैंने कोई ना कोई मेजरमेंट किया है मेरे शरीर के अंदर के भाग का। तो वो तो क्या अपनी एक भौतिक राशि है या किसी निकाय का मैंने क्या किया है? अध्ययन किया, यानी मेरे शरीर के अंदर का अध्ययन किया, किसके द्वारा? एक्सरे मशीन के द्वारा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सरे मशीन है वो ये जो प्रोसेस है वो होगा तो भौतिक परिवर्तन, और जो संकारक होगा वो क्या होगा? आपका एक्सरे मशीन होगा। तो अब मुझे एक और एग्जांपल है आपके पास सामने। आपको कोई ब्लड टेस्ट करवाते हो, क्या करवाते हो आप? कोई ब्लड टेस्ट करवाते हो। उस ब्लड टेस्ट में क्या होता है? यदि आपको ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसमें कुछ अभिरंजक जैसे कुछ ऐसे, या ब्लड टेस्ट मान लो, या फिर आपने केमिस्ट्री में कोई मूलक वाले जो प्रैक्टिकल किए हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वो प्रैक्टिकल मान लो कि कोई भी एक विलियन ले लिया, उस विलियन में मैंने 2-3 विलियन और मिला दिए, तो वो क्या करेगा? कलर चेंज करेगा। हो सकता है यदि आपने पोटेशियम परमैंगनेट वाला कुछ ऐसा देखा हो, कोई भी विलियन होता है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा मिला दो तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। KMnO4 मिलाते ही उसका कलर क्या हो जाता है? बैंगनी टाइप का कुछ हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई ब्लड टेस्ट करते हो, कोई भी ब्लड टेस्ट करवाना है, उसमें वो क्या करता है? जो भी लैब वाला होता है वो उसमें कुछ अभिरंजक मिलाता है। क्या मिलाता है? अभिरंजक मिलाता है, कुछ ऐसे मटेरियल या कुछ ऐसे पदार्थ मिलाता है जिससे ब्लड की टेस्टिंग होती है। पदार्थ मिला के फिर उसमें देखता है सूक्ष्मदर्शी से, या ब्लड के अंदर जो भी बायोलॉजी वाले प्रैक्टिकल करते हैं उससे रिलेटेड भी होता है कि वो ब्लड में कैसे सेल और जो RBC WBC होते हैं वो सब देख सकते हैं। तो उसमें भी क्या रहता है? कुछ ना कुछ अभिरंजक मिलाया जाता है किसमें? ब्लड टेस्टिंग में। तो उसमें क्या होता है अपने पास? ये भी परिवर्तन कौन सा होगा? आप जल्दी से बताओ कि किसी भी ब्लड टेस्ट में जांच के लिए या किसी भी विलियन में कुछ विलियन मिला लेते हैं तो वो क्या करता है? उसके रंग को चेंज कर देता है। या फिर जो ब्लड टेस्ट है उसमें अब कुछ अभिरंजक मिला के ब्लड के द्वारा कुछ बीमारियों का पता लगाया जाता है, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? सर बोनस पर ऑपरेट तो एक्सरे होती है, तो मशीन कैसे ऑपरेटर हुआ? मशीन इसलिए ऑपरेटर हुआ कि जो अपने पास एक्सरे जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, एक तरह से ऑपरेटर एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं? यानी एक्सरे मशीन के द्वारा अपन क्या निकाल रहे हैं? जो शरीर के अंदर के हिस्से का अपन कुछ ना कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था? अपन को ध्रुवक निकालना था, तो ध्रुवन को निकालने के लिए क्या काम में लिया अपन ने? पोलराइड काम में लिया। वैसे ही अपन ने कुछ हड्डी का फ्रैक्चर पता लगाने के लिए क्या काम में लिया? यहाँ पे एक्सरे काम में लिया। इसलिए ये भौतिक परिवर्तन गणना की रासायनिक। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन कब होता है? जब अपन ने एक्सरे निकाला। अब मैं जाके लेट गया, मैंने एक्सरे निकलवा दिया, फिर मैं मेरे अंदर कुछ एक्सरे से मेरे अंदर कुछ चेंज हो गया होता तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। यदि आपको पूछा जाए एक्सरे तो क्या भौतिक परिवर्तन? यदि आपको कैंसर के रोग में कुछ थेरेपी दी जाती है, कीमियोथेरेपी जैसा कुछ बोलते हैं उसे, तो वो क्या करता है? शरीर के बहुत सारे हिस्सों को कमजोर भी बनाता है। जिस जो कोई थेरेपी दी जाती है कोई रेडिएशन के द्वारा, तो वो शरीर के बहुत सारे हिस्सों को नष्ट भी करता है। अब जैसे कोई गांठ है, उस गांठ को आपने क्या किया? किसी लेजर के द्वारा उसको इलाज करवाया है, तो वो जो परिवर्तन होगा वो कौन सा होगा? आपका केमिकल परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा? जो मैंने पूछा था उसका आंसर दीजिए कि ब्लड टेस्ट में क्या होगा? कि ब्लड टेस्ट में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? ब्लड टेस्ट में यदि मैं विरंजक मिलाता हूं तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक या रासायनिक? अच्छा, केमिकल। चलो ठीक है, केमिकल होगा। तो सबसे पहले इसको मैं एक एक पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ, फिर अपन, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था ऑपरेटर का, उसके बाद मैं प्रॉपर ऑपरेटर पे आता हूँ जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में यूज लेने वाले हो। ठीक है। तो एक बार या तो आप इसको ऐसे का ऐसे लिख लो और मैं बोल के बता देता हूँ यदि आप नहीं लिखो तो। फर्स्ट पॉइंट तो लिख लो कि जब प्रकाश किरण को, फर्स्ट पॉइंट में लिखो ऑपरेटर या जो भी इस चैप्टर का एक डेवलपमेंट है या एक इंट्रोडक्शन है उसके तौर पर मैं ये लिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखो कि जब भी प्रकाश किरण को पोलराइड से गुजारा जाता है, प्रकाश किरण को पोलराइड से गुजारा जाता है, प्रकाश किरण को पोलराइड से गुजारा जाता है, तो प्रकाश किरण का अक्ष के अनुदिश ध्रुवण होता है। तो प्रकाश किरण का अक्ष के अनुदिश ध्रुवण होता है। तो प्रकाश किरण का अक्ष के अनुदिश ध्रुवण होता है। और प्रकाश ऊर्जा से संबंधित ध्रुवण एक भौतिक राशि है। प्रकाश ऊर्जा से संबंधित ध्रुवण एक भौतिक राशि है। अतः यह प्रक्रिया
अतः यह प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन को व्यक्त करती है। अतः यह प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन को व्यक्त करती है तथा इसमें पोलेराइड एक संकारक की तरह व्यवहार करता है। तथा इसमें पोलेराइड एक संकारक की तरह व्यवहार करता है। यदि कुछ लगता है कि अभी आप नहीं लिखना चाहते तो आप, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी रहेगा 24 घंटे तक, तो आप उसमें आराम से बाद में भी देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट लिखना कि किसी भी विद्यार्थी को संगीत सीखना है, किसी भी विद्यार्थी को संगीत सीखना है तो संगीत सीखने के लिए वह विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेता है। संगीत सीखने के लिए वह विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेता है। वह उपकरण एक संकारक की तरह व्यवहार करते हैं। वह उपकरण एक संकारक की तरह व्यवहार करते हैं। अतः इसमें भी भौतिक परिवर्तन होता है। अतः इसमें भी भौतिक परिवर्तन होता है। थर्ड पॉइंट लिखो कि दूध में दही मिलाने पर वह उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देता है। दूध में दही मिलाने पर वह उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। दूध में दही मिलाने पर वह उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। अतः दही यहां पर संकारक को व्यक्त करेगा। अतः दही यहां पर संकारक को व्यक्त करेगा। फोर्थ पॉइंट को लिखिए कि जब किसी व्यक्ति का एक्सरे निकाला जाता है, जब किसी व्यक्ति का एक्सरे निकाला जाता है तो वह भौतिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो वह भौतिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो वह भौतिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। अतः एक्सरे मशीन एक संकारक की तरह व्यवहार करेगा। तथा एक्सरे मशीन एक संकारक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल काफी है। तो अब भौतिक परिवर्तन के भी लिख लिए और रासायनिक के भी लिख लिए। अब अपन इसके प्रॉपर टॉपिक पे आते हैं। संकारक की परिभाषा क्या होती है, संकारक क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो ये डेली में इस टाइप के कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं, ये सब किसमें आते हैं अपने पास, एक तरह से ऑपरेटर के एग्जाम्पल में आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसकी ऑपरेटर को डिफाइन करना है तो कैसे करें। तो आप सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, संकारक के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि यदि संकारक की परिभाषा लिखे, क्या लिखे, संकारक की परिभाषा, तो ये परिभाषा क्या होगी इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि कोई भी संकारक होता है तो वो क्या होता है, एक गणितीय संकारक होता है, या ये क्या करता है, एक संक्रिया करता है। क्या करता है, संक्रिया करता है। देखो कैसे, इसकी मैं एक समीकरण लिख लेता हूं जिसे संकारक समीकरण भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया कोई एक कैप साई है। क्या है आपके पास, कोई एक कैप साई है। यदि ये ए है, वो क्या आपका संकारक है यानी ऑपरेटर है। ये यदि साई पर अप्लाई करेगा, यानी ये अपना कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ये इस पर क्या होगा, अप्लाई होगा, तो अपने को कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, अपन को कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो हो सकता है वो रिजल्ट ए साई के फॉर्म में मिले, हो सकता है यदि कोई ए ऑपरेटर है वो यदि साई पर ऑपरेट होता तो उसका रिजल्ट कुछ फाई के फॉर्म में मिले। क्या मिले, फाई के फॉर्म में मिले। तो अपन कह सकते हैं कि ये अपना एक तरह से क्या कहलाते हैं, एक तरह से संकारक समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली टर्म है, ये तो क्या आपके पास एक तरह से संकारक है। ये क्या आपके पास एक तरह से संकारक है, ये भी क्या आपके पास एक तरह से संकारक है। और आप ये जानते हो कि जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी भौतिक निकाय की बात करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी भौतिक निकाय या किसी सिस्टम की बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो सिस्टम को व्यक्त करता है वो क्या करता है, अपना तरंग फलन साई करता है। जैसे अपना क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी पोजीशन है तो पोजीशन से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। फोर्स निकालो, मोमेंटम निकालो,
वर्क निकालो, सब कुछ टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, वेग, सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी निकाय होता है उसको किससे व्यक्त करते हैं अपन, तरंग फलन साई से व्यक्त करते हैं, और साई के द्वारा हम यहाँ पे सब जितनी भी टर्म आती है आप वो सब अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि संकारक क्या होता है कि संकारक एक गणितीय संक्रिया होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यह एक गणितीय छर होता है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होता है। यानी कोई ऑपरेटर था, वो किसी पर अप्लाई हुआ या लागू हुआ, अप्लाई होने के बाद वो क्या कर दिया, उसने अपनी अवस्था को चेंज कर दिया, तो वो कहलाता है अपना एक तरह से ऑपरेटर। तो मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछी गई है ये वाली डेफिनेशन कि संकारक एक गणितीय संक्रिया है, संकारक एक गणितीय संक्रिया है या मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो एक अवस्था को या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि एक तरंग फलन को, क्या लिख सकते हो, एक तरंग फलन को ऐसे लिख लो, जो संकारक एक गणितीय संक्रिया है जो तरंग फलन पर लागू करने पर, जो तरंग फलन पर लागू करने पर दूसरे तरंग फलन को व्यक्त करता है। कोई संकारक था, उसको मैंने किसी एक तरंग फलन पर लागू किया तो उसने जो रिजल्ट दिया वो क्या दिया, दूसरा तरंग फलन दिया। लागू करने पर दूसरे तरंग फलन को व्यक्त करता है या दूसरा तरंग फलन अपन को देता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हो कि जो व्यापक रूप से दूसरा फलन प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। यदि हिंदी में लिखना हो तो जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि संकारक एक गणितीय संक्रिया होती है जिसको मैं एक तरंग फलन पर लागू करूं, करने पर दूसरे तरंग फलन प्राप्त होता है। ठीक है, यदि मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगी, ए कैप साई है, तो यदि मैं ये बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। यदि यहाँ पे कुछ टर्म आती है तो वो आपकी कहलाती है आइगन वैल्यू। तो अपन आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन क्या होते हैं उसकी तो अपन बाद में बात करेंगे। तो एक बार तो आप यही लिख लो कि ये आपकी क्या एक तरह से संकारक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संकारक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये एक इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऑपरेटर क्या होता है। तो गणितीय संकारक है वो एक संकारक क्या है, गणितीय संक्रिया है जिसको किसी एक तरंग फलन पर अप्लाई करते हैं या लागू करते हैं तो उससे हमारे को दूसरा तरंग फलन प्राप्त होता है। तो वो क्या अपना एक तरह से ऑपरेटर है। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटर की कुछ टर्म होती है, कुछ विशेषता होती है, उस टर्म की बात करते हैं। देखो ऑपरेटर बहुत टाइप के होते हैं, तो कल वाली जो क्लास होगी उसमें अपन ऑपरेटर के सारे टाइप्स पढ़ेंगे, कितने ऑपरेटर होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि ऑपरेटर में क्या क्या होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। एक ऑपरेटर में अपन लिख सकते हैं कि कोई भी संकारक को, किसी भी संकारक को व्यक्त करने के लिए, किसी भी संकारक को व्यक्त करने के लिए उसके अक्षर पर क्या पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं। यानी उसका जो भी सिंबल होता है या अक्षर पर क्या करते हैं, एक टोपी पहनाते हैं, यानी कैप पहनाते हैं। ठीक है, किस टाइप से कैप पहनाते हैं कि कोई भी संकारक है, जैसे मैंने मान लिया कि कोई ए संकारक है, एक्स पोजीशन संकारक है, कोई मोमेंटम संकारक है, कोई एनर्जी संकारक है, ये सब क्या आपके ऑपरेटर है। ये अपन कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं कल बात करेंगे। अब इसमें ये क्या ऑपरेटर को कब व्यक्त करेगा, अब मैंने लिखा है ए एक्स पी ई, तो ये क्या ऑपरेटर है क्या, ये ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर कब बनेगा, जब मैं इसके ऊपर क्या पहनाऊं, टोपी पहनाऊं। तो टोपी पहनाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये टोपी इस पर रिएक्शन करेगी, ये टोपी इस पर रिएक्शन करेगी, तो अपना क्या मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए कैप, एक्स कैप, पी कैप और ई कैप, तो ये अपने क्या कहलाएंगे, संकारक कहलाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी संकारक को यदि व्यक्त करना है, यदि उसके ऊपर कैप लगी हुई है तो वो एक संकारक को व्यक्त करेगा, नहीं तो वो संकारक को व्यक्त नहीं करेगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स में क्या ज्यादा बार अपन संकारक यूज लेते हो, इस चैप्टर में यूज लेंगे तो बार बार अपन कैप को नहीं बनाते, इसलिए अपन ज्यादातर डायरेक्ट बिना कैप भी मान लेते हैं कि ये एक संकारक है। वैसे प्रॉपर इसका तरीका यही होता है कि इस पर टोपी पहनी हुई होती है, कैप होती है। जब कैप होगी तो वो दूसरों को टोपी पहना सकता है, बाकी कैप कोई टोपी नहीं पहना सकता। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे कैप है तो कैप इस पर अप्लाई होगी तो ये अप्लाई होके दूसरा स्टेट में कन्वर्ट होगा। एक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दूसरा ये लिख सकता हूँ कि कोई भी संकारक है वो हमेशा दाहिने तरंग फलन पर ही अप्लाई होता है। संकारक हमेशा, शायद ब्लैक में स्याही कम है तो आपको दिखेगा नहीं, संकारक हमेशा
दाहिने तरंग फलन पर ही अप्लाई होता है, दाहिने तरंग फलन पर ही लागू होता है। इसमें का क्या मतलब है कि ये दाहिने तरंग फलन पर ही क्यों लागू होगा? जैसे मेरे पास आ गए ये साई 1 है, ये ए कैप है और ये क्या आपका साई 2 है। इस तरीके से मुझे क्या निकालना है, कोई फलन दिया हुआ है साई 1 ए साई 2। अब देखो यहाँ पे साई 1 भी क्या अपना तरंग फलन है, साई 2 भी क्या है तरंग फलन है, यानी कोई अपने पास दो सिस्टम है या दो निकाय है, उसके मैंने तरंग फलन ले लिए क्या साई 1 और साई 2। अब इसमें ऑपरेटर है क्या, ओनली बीच में ए कैप। अब मैंने बोला है कि ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर हमेशा तरंग फलन पर अप्लाई होकर क्या देगा, अपन को अलग रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि संकारक हमेशा दाहिने तरंग फलन पर ही लागू होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ए कैप है, ये क्या आपका जो ए कैप है, ये हमेशा साइड 2 पर ही लागू होगा, यानी इसके जो आगे वाली टर्म है, जो आगे वाला तरंग फलन है, उस पर ही लागू होगा, न कि इस पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए कैप है, ए कैप संकारक साइड 2 पर लागू होगा, साई 1 पर नहीं लागू होगा, साई 1 पर नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस टाइप से भी काफी सारी टर्म आएगी तो अपन को ऑपरेटर देखना है। तो इसमें बहुत जने क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको इस पे लागू कर देते हैं, फिर इसको दूसरे पे लागू करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता, ऑपरेटर की थोड़ी जो मैकेनिक्स है वो चेंज है। तो ऑपरेटर्स में क्या होता है कि जब भी कोई ऑपरेटर होता है वो पहले क्या होगा, दाहिने वाले पर अप्लाई होगा, यानी जो उसके आगे संकारक है उस पर पहले अप्लाई होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एक इस पर अप्लाई होगा, साई 2 पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं इसमें कह सकता हूँ कि इसमें यदि आप कहोगे कि ये यदि इस टाइप का होता तो साई 1 साई 2, तो फिर क्या करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास कुछ प्रॉपर्टी आएगी जब अपन क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें लेके रेखिक ऑपरेटर, यूनिट ऑपरेटर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ इस टाइप की भी प्रॉपर्टी आएगी, तो उस टाइम अपन वो भी बात करेंगे। तो दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास कि जो भी अधिकांश, जो क्वांटम यांत्रिकी में जो अधिकांश ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, रेखिक होते हैं। रेखिक का मतलब क्या होता है, कोई मुझे कमेंट करके बताए कि रेखिक का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक पॉइंट कि क्वांटम यांत्रिकी में अधिकांश संकारक रेखिक होते हैं। अधिकांश संकारक क्या होता है, रेखिक होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो क्वांटम यांत्रिकी में अधिकांश संकारक है वो क्या होगा, आपका रेखिक होगा। तो रेखिक का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेखिक संकारक क्या होंगे। जो भी अपन क्वांटम मैकेनिक्स में यूज ले रहे हैं ऑपरेटर, वो अधिकतर लीनियर होते हैं। लीनियर से मीनिंग आप क्या निकालते हो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। एडिशनल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बिल्कुल मैसेज किया है कि जो संकारक होते हैं वो क्रम विनिमयता और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, और जो साक्षरता प्रॉपर्टी होती है, क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी होती है, ये सब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं या सब पे फॉलो होता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक तो बंटनता नियम, एक साक्षरता नियम, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी दोनों पर अप्लाई होती है। तो वो हमेशा क्या होता है, एक तरह से रेखिक ऑपरेटर होता है। तो अपन कल एक पूरा टॉपिक रेखिक ऑपरेटर का पढ़ने वाले हैं। इस रेखिक ऑपरेटर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसमें जो जो ऑपरेटर अपने पास आएंगे वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात की किसकी, एक ऑपरेटर की। तो ये आपके जो सामने लिखा हुआ है वो इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, जो मैंने लिखा है इसी को नोट करना है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो क्वांटम मैकेनिक्स में, तो मैट्रिक्स कई जो ऑपरेटर है वो कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे हाइजेनबर्ग है, जो हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि वो जो ऑपरेटर है वो मैट्रिक्स रूप में भी लेता है। यानी जब आप एमएससी में जाओगे तो वहां पे कुछ ऑपरेटर आएंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा ए इनवर्स निकालने वाला, तो वहां पे कुछ एक मैट्रिक्स का ऑपरेटर भी काम में लेते हो। क्या लेते हो, मैट्रिक्स का ऑपरेटर भी अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑपरेटर आते हैं, यदि हाइजेनबर्ग के बेस पे देखे तो वहां पे जो ऑपरेटर आते हैं वो कौन से आते हैं, मैट्रिक्स संकारक आते हैं। क्या आते हैं, मैट्रिक्स संकारक, जिसे अपन मैट्रिक्स संकारक बोलते हैं। ठीक है, तो वो अभी आपके काम का नहीं है, वो जब भी बात होगी हाई लेवल में जब बात करेंगे। अभी तो आप ये नोट कीजिए। देखो, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन रहते हैं, एक बार प्रॉपर क्लास का टाइम लेके, प्रॉपर आपका सिटिंग अरेंजमेंट लेके, आप चाहो तो पीसी में भी इस ऐप को यूज कर सकते हो। लाइव क्लास पीसी में भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो आप मोबाइल में भी कर सकते हो, दोनों में लाइव कर सकते हो। तो आप चाहो तो पीसी में करना चाहो और आप चाहो तो
मोबाइल में, तो दोनों में यूज लेके आप पीसी में करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यदि कोई बड़ी स्क्रीन वाला है तो और ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो मोबाइल तो है ही। तो जो भी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट लाइव आते हैं तो वो बीच में लाइव को छोड़ कर ना जाए। यदि आपको प्रॉपर करना है इस क्लास को पूरा तो कंप्लीट क्लास को लाइव में ज्वाइन कीजिए। ये एक बार लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, जहां पर एक कैप क्या है, संकारक है। जो साई है वो क्या है, पूर्ववत तरंग फलन है, या संक्रिया से पहले का तरंग फलन है। तरंग फलन है। और जो फाई है वो क्या है, संक्रिया के बाद का तरंग फलन है। सबने लिख दिया क्या? तो ये सब था किसका, ऑपरेटर का। अब अपने पास जो यदि क्वांटम मैकेनिक्स या मैथमेटिक्स में जो आपने ऑपरेटर पढ़े हैं तो उसकी भी बात करते हैं कि वो जो आपने ऑपरेटर पढ़े वो किस टाइप से होते हैं। तो ज्यादातर क्वांटम मैकेनिक्स में जो अभी आप पढ़ के आए हो ऑपरेटर फॉर्म में, तो वो पढ़े आपने डिफरेंशियल और इंटीग्रल। क्या पढ़े? क्या पढ़े? मैं एक दो क्वेश्चन लेके बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेके, कि आपके पास कोई भी क्या है, अपने पास कोई ऑपरेटर की बात करनी है मुझे, तो कोई दे रखा है कि आपके पास कोई फलन है फाई का, वो दे रखा है 2x² प्लस 3x दे रखा है और 6 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें जो ऑपरेटर दे रखा है वो संकारक दे रखा है क्या आपका, ए कैप दे रखा है d इक्वल टू डी बाई डी एक्स। क्या दे रखा है? डी बाई डी एक्स। तो फिर वो कह रहा है कि आपका कोई फाई था, ये संकारक दे रखा है, तो ये कैसे अप्लाई होगा? तो देखो इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या रहता है, जैसे आप अवकलन करते हो वही तरीका है कि ए कैप क्या है, फाई है, तो ये रिजल्ट क्या देगा उसकी अपन बात करते हैं। यदि ए कैप है तो ए कैप क्या आपका डी बाई डी एक्स हो जाएगा। फाई क्या आपके पास 2x² प्लस 3x 6। इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4x, ये हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 18 x की पावर 5। तो आपको देखो ये यहाँ पे फलन चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपके पास फाई क्या था, ये था, इसने क्या किया, जब ए कैप क्या था यहाँ पे ऑपरेटर था, ये आपका क्या था, कोई संकारक था। इस संकारक ने इस फलन को जब फलन पर लागू किया इस संकारक को, तो अपने पास ये क्या हो गया, आंसर चेंज हो गया। यानी अपने पास देखो यहाँ पे x² आ रहा था, यहाँ x आ गया, यहाँ x6 आ रहा था, यहाँ x5 आ गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर आया यहाँ फाई था, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, साई आ गया। ऐसे ही और क्वेश्चन कर सकते हैं कि अपने पास कोई तरंग फलन है, यानी कोई साई दे रखा है e की पावर 3x, और कोई संकारक दे दिया मैंने a कैप इज इक्वल टू d अपॉन में dx, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, आपके पास सेम वही कंडीशन d अपॉन में dx, और यदि मैं साई x पर अप्लाई करता हूँ तो आपका ये संकारक हो जाएगा। यदि इसकी समीकरण लिखूंगा तो क्या आएगा, a कैप साई x आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, d बाई डी एक्स साई एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स, तो ऐसे का ऐसे साई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर 3x, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 आगे आ जाएगा, तो 3 e की पावर 3x। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि देखो अब इसमें क्या हुआ, ये टर्म ऐसे की ऐसे थी, ये ए कैप साई था, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पे e की पावर 3x मिल रहा है, और e की पावर 3x क्या था, साई x था। इसका मतलब अपने पास क्या मिला, 3 साई x मिला। क्या मिला, 3 साई x। यानी यदि इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, ए कैप साई x इक्वल टू 3 साई x। यानी जो तरंग फलन था, तरंग फलन इसने वो का वो दिया, बट इसने कुछ वैल्यू भी दी है साथ में, वो कांस्टेंट दिया, वो दिया अपना 3। तो ये अपन कहलाता है आइगन मान कहलाता है इसका, तो वो अपन कल वाले में बात करेंगे। तो एक तो ये हो सकता है। यदि मैं इसका इंटीग्रल करके बताऊं तो आपका जो समाकलन होता है, क्या होता है आपका, कुछ समाकलन होता है, तो वो भी कुछ एक तरह से ऑपरेटर ही है। जैसे मैंने ले लिया कोई y³ 2y³ प्लस 3y² कोई फलन है इसका y का, ठीक है। यदि कोई y का तरंग फलन है और यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेटर कर दिया कि इसका जो इंटीग्रेट करना है, जो संकारक है a कैप है, वो क्या अपने पास कोई इंटीग्रेशन का dy है। क्या है, इंटीग्रेशन का dy। तो इसमें आप कैसे निकालोगे, वही a कैप क्या दे रखा है यहाँ पे, तरंग फलन क्या है y, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे फलन कैसे अप्लाई करोगे, 2y³ प्लस 3y
स्क्वायर और dy हो जाएगा। जब इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, देखो 2y की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस का 3y की पावर क्यूब अपॉन में 3, ये हो जाएगा। अब इसमें ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से ये क्या आएगा 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 y4 प्लस y3 ये आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी क्या हुआ, फलन चेंज हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे y फलन चेंज होकर क्या हो गया, कोई y डैश हो गया। तो ये सब क्या है अपने पास, एक तरह से ऑपरेटर को ही व्यक्त कर रहे हैं। इसमें ऑपरेटर क्या था, dy dx था, इसमें भी ऑपरेटर क्या था, dy dx था, इसमें भी क्या था, dy dx, और इसमें क्या था आपका इंटीग्रेशन की फॉर्म में इंटीग्रेशन dy था। तो देखो जब भी कोई ऑपरेटर, तो अपन ने ज्यादातर, आपने अवकलन समाकलन तो पढ़ा ही है, तो जितने भी अवकलन समाकलन होते हैं वो सब क्या है, अपने एक तरह से ऑपरेटर है। यदि आप किसी का भी कोई फलन दे रखा है, उसका अवकलन समाकलन करते हैं, तो वो इसको स्टेट में क्या देता है, चेंज देता है, तो वो आपका क्या लगेगा, क्या संकारक। ठीक है, तो आप ये वाला नोट कर लीजिए। लिख दिया होगा सभी ने। तो ये तो था अपना कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड जो आज का अपना इंपोर्टेंट कंसेप्ट था। जो मेन आज का जो क्लास का इंपोर्टेंस रोल था वो था अपना ऑपरेटर का फिजिकल मीनिंग था। अब कल वाले जो स्टूडेंट है, कल जो आपने इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वो मैं आपको क्लासरूम का जो आईडी नंबर है वो इस क्लास में नहीं होगी। क्लास जो आपका आईडी नंबर है वो चेंज हो जाएगा, और जो भी पेड कोर्स, जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में एडमिशन लेगा, जो भी फीस डिपॉजिट करेगा, वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो अपन ज्यादा वेट नहीं करेंगे। कल, आज का दिन मैंने एक और दे दिया, कल से अपन वेट नहीं करेंगे, कल इसके आगे अपन कंटिन्यू रखेंगे। वैसे उसमें कुछ स्टूडेंट हो चुके हैं, बट एक बार प्रॉपर बैच बन जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं अपन कल वापस नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम 7:30 बजे मिलेंगे, और दूसरे बैच में मिलेंगे तो मैं आपको प्रॉपर मैसेज करके क्लासरूम की आईडी आपको बता दूंगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, कंप्लीट फिजिक्स कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, और आपके एग्जाम से पहले मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा। फीस का शेड्यूल मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप बार बार ना पूछे, तो आपको पता ही होगा। और जो इसको भी, यदि आपको एक साथ फीस डिपॉजिट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक एक पेपर की भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक पेपर की आप फीस डिपॉजिट करके एक बार एडमिशन ले लो और पढ़ाई स्टार्ट करो, और ज्यादा से ज्यादा कोर्स की देखो जिम्मेदारी। क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेरा टारगेट है वो 1.5 महीने का है। 1.5 महीने में आपकी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद जो 2 बुक है वो आपकी एक एक मंथ में कंप्लीट कराऊंगा। जब भी कोई छुट्टी आएगी, हॉलीडे आएगा आपके कॉलेज का, उस दिन क्लास का टाइम 2 से 2.5 घंटे रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना है तो बताइए कमेंट करके। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो लाइव क्लास में अपना ऑडियो वीडियो का भी ऑप्शन है, तो जब भी अपनी जरूरत पड़ेगी ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन की, तो किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी, अपन एक दिन प्रॉब्लम क्लास रखेंगे, उसमें ऑडियो वीडियो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में।